बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 11 दिसंबर है, बुध का दिन है और आज से 3 दिन पहले यानी 8 दिसंबर बरोज़ इतवार को शामी जंगजुओं की जानिब से बशारुल असद हुकूमत का धड़न तख्ता किया गया था और शाम को फतह किया गया था। शाम को बशारुल असद से आज़ाद करवाया गया था, जहां पर जो शामी फौज है उसकी जानिब से सरेंडर किया गया था। अब जो शामी फौजी हैं, शामी फौज को चुन चुन कर मारा जा रहा है और बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूशंस की खबरें और वीडियो जो है वो भी बनाई जा रही हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। ये कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो शामी जंगजुओं की जानिब से बाकायदा हुकूमत संभालने के फिल फोर बाद ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उन्होंने ये जगह जगह के ऊपर चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर कैसे वो शामी फौज को एक इबरत का निशान बना रहे हैं, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ शाम के ऊपर हमला होता है और वहां पर एक तरफ जो शामी जंगजू हैं वो शाम को फतह करते हैं और दूसरी जानिब जो इजराइल है वो शाम के अंदर पेनिट्रेशन जो है वो शुरू कर देता है। बाकायदा तौर पर वो दाखिल होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, जो कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है और फिर वहां पर हमले जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं, जिसमें इनके जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स, जिसमें नेवी है, जिसमें इनके फ्लीट्स हैं, जिसमें इनके बहुत बड़ा जो कह लें कि इनके डिफेंस को लेकर तमाम तर एसेट्स जो हैं, असलहा के हथियार, 10 अरब डॉलर के जो हथियार हैं और फिर तकरीबन 50 के करीब मिग 21 जो जहाज हैं, रशियन मेड जहाज, उनको तबाह कर दिया जाता है। तो अब जनाब वाला इस हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि क्या जो इस वक्त ये शामी जंगजू हैं वो इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जो अल जुलानी है उसकी जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर 11,000 जो शामी जंगजू हैं उनकी जानिब से इराक के ऊपर जो है वो हमले का ऐलान किया गया है। इस हवाले से वो इराक के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक मंजरनामा तब्दील होता और यहां पर मुसलमान आपस में यहां पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें अभी बाबा वांगा जो है उसकी एक पेशिन गोई बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और एक पेशिन गोई सच साबित हो गई है। बाबा वांगा जो है, जिसे बल्कान ऑफ नॉस्ट्राडैम कहा जाता है, उसने खबरदार किया था कि शाम का जब शाम को फतह किया जाएगा, फॉल ऑफ सीरिया होगा, तो ये एक तबाहकुन आलमी तनाज़े को जो है वो जन्म देगा। और अपनी पेशिन गोई में बाबा वांगा ने कहा था कि जब शाम फतह होगा या फॉल ऑफ सीरिया होगा तो मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी और मौसम बहार में मशरिक के अंदर एक तनाज़ा जो है वो शुरू हो जाएगा, जो तीसरी आलमी जंग का बायस बनेगा और एक ऐसी जंग जो तबाह कर देगी, दुनिया को ही तबाह कर देगी। और मगरिब, जिस तरह से मगरिब के हवाले से एक बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन है और अभी वहाँ पे तो अमन है, किसी किस्म की सीरिया को लेकर जो कुछ वहाँ पे इनसाइड हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे शाम की सूरत हाल बदल रही है, ये खदशात बढ़ रहे हैं कि इनका विजन हकीकत बन सकता है। और बाबा वांगा, जिसका इंतकाल 1996 के अंदर हुआ था, अपनी पेशिन गोइयों के लिए मशहूर हुआ, जिसमें 9/11 के हमले और कौरसिक आबदोज की तबाही शामिल थी। शाम के बारे में इसके इंतबाहात ने एक बार फिर से तवज्जो जो है वो मबजूल कराई है और शाम फातेह के कदमों में गिरेगा, लेकिन फातेह एक जैसा नहीं होगा। ये तो एक ओवरऑल मैंने कहा कि सिनेरियो रख दूं कि जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ ये खबर गर्दिश कर रही है कि बाबा वांगा की जो एक और पेशिन गोई है वो सच साबित होगी। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब जो लोकास गेज है, ये एक अमरीकी तज्जियाकार है, उसकी जानिब से खबर दी गई। उसने बाकायदा तौर पर अपने व्लॉग में बात करते हुए कहा कि मुसलमानों को मेरा एक स्याह पैगाम है। उसने कहा कि आप हार गए हैं और इजराइल जीत गया है, मज़ाहमत जो है वो तबाह हो गई है, आप फिरका वाराना इख्तलाफात को एक तरफ नहीं रख सके और यही आपकी नाकामी थी। और यहूदी सवाल को नहीं समझ सके, जो यहूदियों ने एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके और अब इजरायली अफवाज जो है वो बिला मुकाबला शाम की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो ये उसकी जानिब से कहा गया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक मंजरनामा बन रहा है। और सीरिया के अंदर जिस तरह से शाम की जानिब से बफर जोन्स कायम किए गए और फिर वहां पर मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कंट्रोल और मुख्तलिफ एसेट्स को निशाना बनाकर उनको मलिया मेट करना, ये इसमें सामने है। लेकिन जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जंगजू ग्रोहों की जानिब से यहाँ शाम के अंदर
جو سزائے موت ہے اس کے لیے ڈائریکٹ جو شامی افواج ہیں ان کو چن چن کر کس طرح سے یہ ایک کہہ لیں کہ ایگزیکیوشنز ان کی جا رہی ہے، وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس وقت جو ترکی کی حمایت یافتہ سیرین نیشنل آرمی ہے ان کے 3 مسلح افراد جو ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے، یہ ویڈیوز ہیں، اور زخمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ ایس ڈی ایف جو سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے اس کے سپاہی ہیں، انہوں نے کہا ہاں، تو وہ انہیں اٹھا کر جناب والا انہوں نے وہاں سے گریب کیا اور وہ باہر لے گئے، ان کو مار دیا گیا، اور پھر سر عام وہاں پر عوام کا جم غفیر ہے، عوام وہاں پہ صرف یہ نہیں، کچھ دن پہلے جو بشار الاسد کا کزن تھا عمار اسد، اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شام میں سر عام جو سزائے موت کے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک میدان سجایا گیا، اور شام کے شہر حما میں جو ایچ ایس گروپ ہے اس نے شامی فوج کے سابق اہلکاروں کو وہاں پر پھانسی دیتے ہوئے جو ہے وہ پورے کا پورا ایک جم غفیر کے سامنے اس طرح سے ان کو موت کی گھاٹ اتارا، اور بڑا ہجوم جمع تھا۔ صرف وہاں پر وہی نہیں بلکہ ابھی این بی سی کی جانب سے رپورٹ دی گئی، بتایا گیا کہ جبکہ اب شام کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کو چن چن کر شامی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں پر بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کی جانب سے جو ایچ ٹی ایس گروپ ہے اس کو کیونکہ دہشت گردی کے اندر ایک فہرست کے اندر ڈالا گیا تھا، اب اس کو اس فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے وہ وہاں پر زیادہ تر جو لوگ بشار الاسد کے قریب لوگ تھے ان کو وہاں پر اس پورے کے پورے سیناریو میں اس کو ایک ایگزیکیوشن کے اندر لایا جا رہا ہے۔ ابھی حما کے اندر سر عام لوگوں کو وہاں پر ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور جو اسد خاندان کے قریبی ساتھی طلال الدقاق ابو سخر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ حما کے الاسی اسکوائر کے اندر وہاں ایک تختہ دار جو ہے وہ بنایا گیا تھا جہاں پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور الدقاق شام کے صدر بشار الاسد کے کزن وسیم بدی الاسد کا قریبی ساتھی تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید ابھی ایک ماں نے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، وہاں پر ان کو مارا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے نکال کر چھین کر یہ چن کر مارا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا منظرنامہ ہے جو دنیا کے اندر ایک نئی ہیبت جو ہے وہ طاری کر رہا ہے، ایک نیا خوف جو ہے پوری دنیا میں یہ پھیل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ جو ابھی ایک سائنسدان ہے ان کو مار دیا گیا اور ان کے گھر پہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب جو ہے وہ شیخ توفیق البوتی جو مشہور شیخ محمد سعید رمضان البوتی کے بیٹے ہیں، ان کو باغیوں نے وہاں پر دمشق کے اندر ان کے مدرسے میں قتل کر دیا ہے۔ اس کے والد ایک گرینڈ اسکالر اور دمشق میں اموی مسجد کے امام تھے، اور 2013 میں مسجد کے اندر ایک سیمینار کے دوران ہونے والے ایک جو ہے وہ بم دھماکے کے اندر مارے گئے تھے، جو مبینہ طور پر شامی اپوزیشن کی جانب سے اسد کے حامی موقف کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ لیکن شام کے خلاف جو صہیونی دشمن کی طرف سے ایک بھرپور جنگ جو ہے وہ چھیڑی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک طرف ترکی اس جارحیت کے پیش نظر شامی عوام کی حمایت کے لیے مداخلت نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مداخلت کیوں نہیں کر رہا، اور عرب اور اسلامی ممالک حرکت کیوں نہیں کرتے ہیں، جبکہ اب جو یہاں پر جو ایس ٹی ایس لیڈر ہے الجولانی اس سے براہ راست ایک سوال پوچھا گیا، کیونکہ شام جس طرح سے زیر عتاب ہے، شام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے یہ حملے کیے گئے، تو یہاں پر اس سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ شام پر اسرائیل کے حملوں اور جنوبی شامی علاقوں پر اس کے قبضے کے خلاف مداخلت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ شام اسرائیل کے ساتھ نئی جنگ میں داخل نہیں ہوگا، ملک ایک اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارا سب سے بڑا خطرہ حزب اللہ اور شام کے اندر ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا تھا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں تھا، جو حزب اللہ یہ سب سے بڑا ایک وہ دشمن ہے، اور جو شیعہ ملیشیا تھی یہ سب سے بڑی دشمن تھی ایرانی حمایت یافتہ، لیکن ہاں جو اسرائیل ہے وہ بڑا دشمن نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم جنگ میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں، جو کہ ویڈیو باقاعدہ طور پر اس کی وائرل ہے، اور اس وقت اس کا جواب جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کی نئی حکومت ایران کو شام میں رہنے اور ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دیتی ہے تو اس حکومت کو اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی، اور موجودہ رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے تمام فوجی اثاثوں کو انہوں نے جو تباہ کرنے کے بعد شام کو انتہائی
कमज़ोर और नाजुक पोजीशन के अंदर ला खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से हमले किए उनके एसेट्स को तबाह कर दिया गया। तो अब ऑफ कोर्स उस तरह से वो तो माले गनीमत था जंगजुओं के लिए, वो तो उनका एसेट्स बन चुके थे, क्योंकि वो पिछली अफवाज इनखला कर चुकी, वो सरेंडर कर चुकी थी। अब सारे का सारा असलिया, सारे के सारे हथियार जो थे वो उनके थे, जंगी जहाज़, लड़ाका तैयारे, और मुकम्मल तौर पर जिस तरह से तालिबान ने जो है वो किया था, उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, और वो आपके सामने कि किस तरह से उनकी फोर्स जो है वो बनकर उभरी है। लेकिन अभी जो इजराइल ने स्ट्रेटेजिक जो इनका पहाड़ है हरमोन, माउंट हरमोन, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया, और जारहियत को शुरू में इसराइली अफवाज ने शाम की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमोन पर कंट्रोल हासिल किया, जो कि 9,232 फुट है, और शाम और लेबनान के दरमियान सरहद पर वाक़ई जो माउंट हरमोन है, दोनों ममालिक के खिलाफ इसराइल की मुहिम्मात में एक अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और गिरफ्तारी दो बड़े फ़वाइद के हवाले से बड़ी अहम है। ये मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार जो किया जा रहा है, और फिर वहाँ पर जो गिरफ्त ऊपर से हासिल की गई माउंट हरमोन के ऊपर, अब यहाँ पर दमिश्क के ऊपर आर्टिलरी रेंज माउंट हरमोन के कंट्रोल में जो इजरायली MLRS है बैटरियाँ, उन्होंने आसानी से दमिश्क को निशाना बनाने की प्लानिंग जो है वो कर रखी है, और वो बना भी सकती हैं। जबकि इसराइल की फ़िज़ाई तसल्लुत को देखते हुए तोपखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और लेबनान पर रडार कवरेज जो है वो पहले ही इसराइली रडार के लिए एक डेड जोन है, और सरबराही इजलास अब इसराइल को रडार स्टेशन बनाने की इजाज़त देता है, जो लेबनान में वसी कवरेज को फराहम करते हैं, और जिससे कम उड़ने वाले ड्रोन्स, मतलब जो लो रेंज के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन्स हैं, और मुस्तकबिल में होने वाले हमलों के खिलाफ अपने दिफा में वो इजाफा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक और बड़ी खबर है जिसमें बताया गया कि सीनियर जो ईरानी अहलकार है उसने बताया कि खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। क्यों? क्योंकि 11,000 जो जंगजू हैं वो जनाब वाला आने वाले महीनों के अंदर इराक के अहम शहरों मूसल और तकरीत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके जवाब में इराकी फौज ने शाम की सरहद के साथ वसी कले की तामीर जो है वो भी शुरू कर दी है। जबकि रूसी जंगी जहाज जो हैं उन्होंने शाम से नहीं निकलने के हवाले से उनको कहा गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं निकले, और ब्लैक स्काई और प्लैनेट लैब्स की तस्वीर के मुताबिक रूस ने इससे कबल तरतूस बेस पर 5 सतही जहाज और एक आबदोज को बरकरार रखा था, जैसा कि 6 दिसंबर को ली गई आखिरी तस्वीर में देखा जा सकता है। और फिर 9 दिसंबर की सैटेलाइट तस्वीर इस बात की जो है वो तस्दीक करती हैं कि जंगी जहाज तरतूस से निकले और साहिल के करीब पोजीशंस उन्होंने संभाल ली, जबकि मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी खदशात और हालिया इजरायली हमलों की वजह से रूसी बहरिया ने इस इलाके में फौजी मशकें भी की हैं। तो यहाँ पर तो ये सिनेरियो है, लेकिन इसके साथ साथ जो रशिया और ईरान को लेकर नाटो की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है, और कहा गया है कि नाटो जो है वो उसने वाज़े किया और कहा कि रशिया और ईरान रिस्पॉन्सिबल हैं जो शाम के अंदर शामी लोगों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, और वहाँ पर जो कुछ जुल्म सितम हुआ, वहाँ पर अभी भी जो कुछ हो रहा है वो इसके खिलाफ है। हालांकि हमले जो है वो इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन उस तमाम तर मामले का जिम्मेदार जो ईरान और रशिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आखिर में जो एक अहम तरीन पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, असल मसला शाम नहीं है, यकीन माने असल मसला शाम नहीं है, ये हमारी बेहिसी है। और आप दहाइयों तक देखें, सद्दाम हुसैन शियों पर इराक के अंदर जुल्म करता रहा, मगर सुन्नी मानने को तैयार नहीं थे। फिर बशार अल असद दहाइयों तक शाम के अंदर सुन्नियों पर जुल्म करता रहा, मगर शिया मानने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हम बेहिस फ़िरका परस्त फ़कत अपने फ़िरके के लोगों पर जुल्म को देख कर तड़पते हैं, मुसलमानों पर जुल्म देख कर नहीं, बल्कि इंसानों पर जुल्म देख कर नहीं। और जज्बाती होकर आपने ये इस बात को नहीं लेना, आप बड़े ठंडे दिमाग के साथ ज़रा सोचिए कि क्या वाकई हम इतने फ़िरका परस्त हो चुके हैं और फ़िरका वारियत की भीड़ चढ़ चुके हैं कि हम अपने मकतबा फ़िक्र से हट के देखते ही नहीं हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से मुसलमानों के दरमियान खलीज डाली जा रही है। ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।